बिहार में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। नेपाल में हो रही भारी बारिश और कोसी बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद स्थिति गंभीर है। बिहार के मुजफ्फरपुर शहर के निचले इलाके की भयावह तस्वीर सामने आई है, जहां बाढ़ में सब कुछ डूब गया है। मुजफ्फरपुर में ये कहर बूढ़ी गंडक नदी ने भरपाया है। घर और गाड़ियां पानी में डूब चुके हैं। हालात की भयावहता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि लोगों के कहीं आने जाने के लिए भी नाव चलानी पड़ रही है। नेपाल में हो रही भारी बारिश और कोसी बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद कोसी उफान पर है। नदी का मिजाज बदला हुआ है। रौद्र ऐसा कि लोग ऊंचे स्थानों की ओर पलायन कर रहे हैं। यह तस्वीर मधेपुरा के उधा किशुनगंज इलाके का है। कोसी की कहर से निचले इलाके पूरी तरह से डूब गए हैं। लोग माल मवेशी को लेकर ऊंचे स्थानों पर पहुंच गए हैं। वह सैरसा में भी कोसी उफान पर है। नदी में पानी बढ़ने से सलकुहा प्रखंड का डेंगराही गांव में कटाव शुरू हो गया है। कोसी का रौद्र देखकर लोग दहशत में हैं। ऊंची स्थानों की ओर पलायन कर रहे हैं। वहीं फारबिसंगगंज में भी सैलाब का सितम जारी है। मुंबई के समंदर में गिरी महिला को बचाने के लिए एक व्यक्ति ने छलांग लगा दी। आखिरकार महिला को सकुशल बचा लिया। मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया के पास समंदर में गिरी महिला को बचाने का वीडियो सामने आया है। बताया जा रहा है कि महिला दीवार के सहारे समंदर में देख रही थी, तभी उसका बैलेंस बिगड़ा और वो समंदर में गिर गई। इस पर जान बचाने के लिए वहां मौजूद टूरिस्ट फोटोग्राफर गुलाबचंद गौड़ ने छलांग लगा दी। इसके पहले किसी तरह महिला के पास ट्यूब फेंका गया। महिला ने ट्यूब तो पकड़ लिया, लेकिन फिर भी वह डूबने लगी। तब जाकर वहां पहुंच चुके गुलाबचंद गौड़ ने महिला को बचाने का काम शुरू किया। ऊपर मौके पर मौजूद लोगों ने रस्सी भी फेंकी, जिसके सहारे गुलाबचंद गौड़ ने महिला को बचाने में सफलता पाई और वो रस्सी के सहारे महिला को लेकर सीढ़ियों तक पहुंचे और महिला की जान बच गई। लगातार बारिश से हिमाचल प्रदेश में कई हिस्सों में ट्रैफिक ठप हो गया है। सड़कों पर बाढ़ है तो कहीं लैंडस्लाइड। हिमाचल प्रदेश में तेलिंग नाले में बाढ़ आने से मनाली लेह मार्ग ठप हो गया है। रोहतांग में यह स्थान अटल टनल से 3 किलोमीटर दूरी पर है। रविवार सुबह करीब 11 बजे तेलिंग नाले में अचानक बाढ़ आ गई, जिससे मार्ग बंद हो गया। इसके चलते दोनों तरफ गाड़ियां लगी हुई हैं और सड़क खुलने का इंतजार कर रही हैं। वहीं कुल्लू मनाली सहित लाहौल घाटी में रविवार रात से ही बारिश हो रही है, जिससे मनाली लेह मार्ग सहित मनाली रोहतांग और मनाली काजा मार्ग पर जगह जगह भूस्खलन हो रहा है, जिसके चलते बार बार यातायात ठप हो रहा है। वहीं कुल्लू शहर में भी लगातार बारिश होने से लोग घरों से ही कम निकल रहे हैं। हालांकि बारिश से मौसम काफी सुहावना हो गया है। मानसून की दस्तक से जहां लोगों को गर्मी से राहत मिली है, उसी तरफ किसानों को फसलों को भी संजीवनी मिली है। कुल्लू जिले में इतनी बारिश मानसून ने इतनी दस्तक दे दी है कि किसानों को, बागवानों को बहुत राहत मिली है और इससे गर्मी से भी सबको राहत मिली है, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी हो चुकी थी कि कितने महीनों से यहाँ पर बरसात नहीं हो रही थी। धर्मशाला में कल सुबह हुई बारिश से तबाही का मंजर देखा गया। पानी में घर, दुकान, गाड़ियां सब बहने लगे। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में मॉनसून की बारिश अचानक तबाही की वजह बन गई। मैक्लोडगंज में सुबह से भारी बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से माझी नदी का जलस्तर बढ़ गया। पहाड़ों के बीच से होकर बहती ये माझी नदी रौद्र रूप में आ गई। धर्मशाला से 11 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है भागसू नाग इलाका, जो माझी नदी में अचानक आई बाढ़ की चपेट में आ गया। नदी का उफान इतना तेज था कि सड़क के किनारे खड़ी कई गाड़ियां बह गई। जो तस्वीरें आई हैं उसमें देखा जा सकता है पानी का तेज बहाव गाड़ी को बहाते हुए ले जा रहा है। पानी का बहाव इतना तेज था कि जमीन में कटाव हुआ और नदी से थोड़ी ही दूर पर बने घर नदी की जद में आ पहुंचे। लिहाजा किनारे पर जो घर, मकान, दुकानें बनी हुई थीं, वो भी तेज बहाव में बह गई। घर मकान छोड़कर लोग सड़क पर आ गए। करीब 10 दुकानें और 3 घर इन लोगों की आंखों के सामने ही नदी में बह गए और कोई कुछ नहीं कर पाया। हिमाचल के दूसरे हिस्सों में भी यही हाल रहा। शिमला में नेशनल हाईवे पर लैंडस्लाइड हो गया तो जम्मू कश्मीर के गांदरबल में बादल फटा। हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में लैंडस्लाइड का अलर्ट है। ये तस्वीर शिमला की है, जहां लैंडस्लाइड के बाद नेशनल हाईवे बंद करना पड़ा। शिमला के झाकड़ी में लैंडस्लाइड हुआ, पहाड़ से बड़े बड़े बोल्डर आकर गिरे और नेशनल हाईवे 5 का यह हिस्सा तबाह हो गया। सड़कों में दरार आ गई है। हिमाचल के कुल्लू में भी लैंडस्लाइड हुआ है।
तस्वीर देखकर खतरे का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं। मलबे में यहाँ खड़ी गाड़ी दब गई है, जिसे निकालने की कोशिश की जा रही है। मंडी जिले में भूस्खलन के बाद मनाली जाने वाला रास्ता भी बंद करना पड़ा। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में बादल फटने के बाद भारी बारिश हुई और पानी रिहायशी इलाकों में पहुंच गया। चारों तरफ मलबा फैल गया, सड़कों को भी नुकसान हुआ है। उत्तराखंड के चमोली में भी लैंडस्लाइड हुआ, जिसके बाद सारा मलबा बद्रीनाथ हाईवे पर आ गिरा और रास्ता ब्लॉक हो गया है। उत्तराखंड में ज्यादातर जगहों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। 15-16 जुलाई को कुमाऊं क्षेत्र में भारी बारिश की संभावना है। यूपी से गिरफ्तार आतंकी मसरूद्दीन और मिन्हाज को 14 दिन की एटीएस की रिमांड पर भेज दिया गया। आतंकियों के निशाने पर अयोध्या, काशी, मथुरा, गोरखपुर जैसे शहर। यूपी में गिरफ्तार अलकायदा के 2 आतंकियों से हुए खुलासे के बाद प्रदेश के सभी धार्मिक शहरों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आईबी ने भी अलर्ट किया है। गिरफ्तार आतंकियों मसरूद्दीन और मिन्हाज से पूछताछ के बाद यूपी एटीएस ने खुलासा किया कि अयोध्या, काशी, मथुरा, गोरखपुर आतंकियों के निशाने पर थे। आतंकियों से राम जन्मभूमि समेत कई धार्मिक स्थलों के नक्शे मिले हैं। आतंकियों का 15 अगस्त से पहले सीरियल धमाकों का प्लान था। आतंकियों ने हमलों के लिए धार्मिक शहरों की बाकायदा रैकी की थी। दोनों आतंकी कल कोर्ट में पेश किए गए। कोर्ट ने दोनों को 14 दिन एटीएस की रिमांड पर भेज दिया है। इस मॉड्यूल के जो बाकी बचे हुए लोग हैं, उनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करके उनके खिलाफ भी कार्रवाई कर पाएंगे। एटीएस ने लखनऊ, कानपुर समेत कई शहरों में छापे मारकर 12 संदिग्धों को भी हिरासत में लिया है। आतंकी साजिश के बतौर सबूत एटीएस ने कई वीडियो कॉल डिटेल्स और व्हाट्सएप चैट जुटाई है। आतंकी साजिश का मास्टरमाइंड पाकिस्तान के पेशावर में बैठा उमर अलमंदी माना जा रहा है। उमर अलमंदी संभल का रहने वाला है। यूपी में वोटों के लिए कुछ राजनीतिक दल आतंकियों का बचाव कर रहे हैं। ऐसे नेता अलकायदा आतंकवादियों की गिरफ्तारी को लेकर के सवाल उठा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अलकायदा आतंकवादियों की गिरफ्तारी के अगले ही दिन मामले पर सियासत हुई। सियासत भी ऐसी मानो वोट के लिए कुछ नेता आतंकवादियों का ही बचाव करेंगे। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी एटीएस की कार्रवाई पर सवाल उठाए। मैं उत्तर प्रदेश की पुलिस पर और खासकर बीजेपी की सरकार भरोसा नहीं कर सकता। बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती ने भी गिरफ्तारी पर शक जताया और इस मुद्दे को यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा। यूपी विधानसभा चुनाव के करीब आने पर ही इस प्रकार की कार्रवाई लोगों के मन में संदेह पैदा करती है। अगर इस कार्रवाई के पीछे सच्चाई है तो पुलिस इतने दिनों तक क्यों बेखबर रही? यूपी सरकार की तरफ से मंत्री मोहसिन रजा ने पलटवार में विपक्षी दलों पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया। उन्होंने हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति की है। जो लोग आतंकियों के समर्थन में पहले खड़े रहे हों, वो हमारी सुरक्षा एजेंसियों पर कैसे भरोसा करेंगे? महबूबा मुफ्ती के आतंकियों के प्रति हमदर्दी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। महबूबा ने हिजबुल चीफ आतंकी सलाहुद्दीन के बेटों तक का बचाव किया। एनआईए ने कश्मीर में आतंकी संगठन आईएसआईएस के भर्ती मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। एनआईए ने आईएसआईएस द वॉइस ऑफ द हिंद के 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया। तीनों कश्मीरी युवाओं का ब्रेन वॉश करके उन्हें आतंकी संगठनों में भर्ती कराने का ऑनलाइन नेटवर्क चलाते थे। तीनों कश्मीर के रहने वाले हैं। वहीं पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने देशद्रोही गतिविधियों में बर्खास्त 11 सरकारी कर्मचारियों का खुलकर पक्ष लिया। महबूबा ने हिजबुल चीफ आतंकी सलाहुद्दीन के बेटों का बचाव भी किया। बच्चे को, एक लड़के को अपने फादर के एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल आप नहीं मान सकते अनलेस एंड अंटिल यू डोंट हैव प्रूफ। ये खाली 11 लोग नहीं है, 20-25 लोगों को इस साल में इन्होंने बरतरफ कर दिया। महबूबा ने दरबार मूव खत्म करने और परिसीमन पर भी सवाल उठाए तो बीजेपी ने जवाब दिया। दरबार मूव के माध्यम से हर जगह 2-2 कोठियां लेना, उनके क्वार्टर्स देना और उनको ये सुविधाएं देना, ये पॉसिबल नहीं है और ना होना चाहिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनसंख्या पर कानून के पक्ष में नहीं है। वहीं वीएचपी ने कहा कि एक बच्चे की नीति में जनसंख्या असंतुलन पैदा होगा। जनसंख्या नियंत्रण पर केंद्र सरकार राष्ट्रीय कानून बना सकती है। बीजेपी सांसद राकेश सिन्हा और अनिल अग्रवाल के प्राइवेट मेंबर बिल पर संसद के मानसून सत्र में चर्चा हो सकती है। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा वो जनसंख्या पर कानून के पक्ष में नहीं है। जनसंख्या नियंत्रण के लिए अगर आप सिर्फ कानून बना करके कोई इसका उपाय करेंगे, ये सभी ठीक से संभव नहीं है। जनसंख्या नियंत्रण पर संसद में अब तक 36 बिल पेश हो चुके हैं। इस बीच विश्व हिंदू परिषद ने यूपी सरकार से उनके जनसंख्या बिल ड्राफ्ट में एक बच्चे वाला नियम बदलने की मांग की है।
बीएचपी ने उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग को एक चिट्ठी लिखकर कहा 2 से कम बच्चों की नीति के नकारात्मक प्रभाव होंगे। एक बच्चे की नीति से जनसंख्या असंतुलन पैदा होगा। असम और केरल में ये असंतुलन दिखाई दे रहा है। यूपी सरकार के जनसंख्या बिल ड्राफ्ट में एक बच्चा रखने वालों को कई तरह के इंसेंटिव देने का प्रावधान है। देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार लगातार कम हो रही है। वहीं कोरोना के हालात को लेकर पीएम मोदी आज पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश के पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर कोरोना के हालात का जायजा लेंगे। सुबह 11 बजे होने वाली इस बैठक में पूर्वोत्तर के 8 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। असम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम के मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ेंगे। पीएम मोदी कोरोना की तीसरी लहर से पहले तैयारियों का जायजा लेंगे। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल गांधीनगर में राजभवन में कोविड वॉरियर्स के सम्मान से आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने लोगों से वैक्सीनेशन अभियान से जुड़ने और इसे लेकर शंका दूर करने की अपील की। हमारा दायित्व है जाकर बताए, देखो भाई मैंने दोनों टीके ले लिए, अब मैं कोरोना से मुक्त होने का अभय मुझे मिलता है। देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार लगातार कम हो रही है। पिछले 24 घंटे में संक्रमण के 37,154 नए केस आए हैं, जबकि 724 लोगों की मौत हुई है। रिकवरी रेट यानी मरीजों के ठीक होने की दर 97.22% हो गई है। नीट परीक्षा के लिए आवेदन की प्रक्रिया एनटीए की वेबसाइट के जरिए आज शाम 5 बजे से शुरू होगी। पूरी खबर दें। 12 सितंबर को नीट 2021 की परीक्षा देश भर में आयोजित होगी। यह परीक्षा कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए आयोजित कराई जाएगी। परीक्षा के लिए आवेदन की प्रक्रिया एनटीए की वेबसाइट के जरिए आज शाम 5 बजे से शुरू होगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ट्वीट पर यह जानकारी दी और लिखा कि सोशल डिस्टेंसिंग के मापदंडों को सुनिश्चित करने के लिए जिन शहरों में परीक्षा आयोजित की जाएगी उनकी संख्या 155 से बढ़ाकर 198 कर दी गई है। नीट के परीक्षा केंद्रों की संख्या भी 2020 में उपयोग किए गए 3,862 केंद्रों से बढ़ाई जाएगी। कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन कराने के लिए सभी परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थियों को फेस मास्क दिया जाएगा। एंट्री और एग्जिट के दौरान कॉन्टैक्टलेस रजिस्ट्रेशन, सैनिटाइजेशन और सामाजिक दूरी के साथ परीक्षा केंद्रों पर बैठने की व्यवस्था भी की जाएगी। इससे पहले एनटीए ने 12 मार्च 2021 को एक नोटिस जारी करके 1 अगस्त को परीक्षा करवाने का निर्णय लिया था, लेकिन कोरोना के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। आईएमए ने चेतावनी दी है कि कोरोना की तीसरी लहर निश्चित है। आईएमए ने भीड़ के सुपर स्प्रेडर होने को भी चेताया है। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच देश भर में बढ़ती भीड़ पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी आईएमए ने चिंता जताई है। आईएमए ने अपने बयान में कहा है कि कोरोना की तीसरी लहर निश्चित है, इसलिए राज्य सरकारों को निश्चित नहीं होना चाहिए। आईएमए ने भीड़ के सुपर स्प्रेडर होने की चेतावनी देते हुए कहा कि ऐसे वक्त में जब हमें तीसरी लहर का असर कम करने को लेकर काम करना चाहिए। कई जगहों पर सरकारें और जनता कोरोना नियमों का पालन किए बिना भीड़ जुटाने पर आमादा हैं। तीर्थ यात्राएं, पर्यटन और धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन जरूरी है, लेकिन इसके लिए कुछ महीने रुका जा सकता है। इस टाइप की डिजीज इतनी जल्दी खत्म नहीं होती है, इसलिए किसी भी गैदरिंग को अगर हम अलाउ करते हैं वहाँ सीरो सर्वे करें, उन्हीं की कास्ट पे करें जो लोग गैदरिंग कर रहे हैं, और इस तरीके से जो है एक साइंटिफिक वे में जो है हम उनको मॉनिटर कर सकते हैं, स्प्रेड पे कंट्रोल कर सकते हैं और नॉर्मलसी भी अचीव कर सकते हैं। अनइन्फेक्टेड लोग जिनको न कभी इन्फेक्शन हुआ है, न ही वैक्सीन लगी, तो जो है किसी भी तरीके का वेव या वहाँ पे आउटब्रेक हो सकता है। दिल्ली में जल संकट को लेकर दिल्ली सरकार और हरियाणा सरकार आमने सामने है। वहीं आरोपों पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा है कि अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए पानी के मुद्दे पर भी सीएम केजरीवाल ऐसा कर रहे हैं। दिल्ली बीजेपी ने राजधानी में जल संकट को लेकर आम आदमी पार्टी की सरकार को घेरा। केजरीवाल सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और नारेबाजी की। पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। इस दौरान कुछ कार्यकर्ताओं को चोट भी आई। वहीं दिल्ली जल बोर्ड के चेयरमैन राघव चड्ढा ने जवाब में एक बार फिर हरियाणा सरकार को कटघरे में खड़ा किया। हरियाणा सरकार ने दिल्ली का 120 MGD पानी रोका हुआ है। 1965 के बाद से आज तक कभी ऐसे हालात उत्पन्न नहीं हुए। हाथ जोड़कर निवेदन है कि दिल्ली की जनता से ऐसा अमानवीय व्यवहार न करें। वहीं दिल्ली सरकार के दावों को खारिज करते हुए हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि केजरीवाल ने झूठ बोलने में PhD की है। पहले उन्होंने कोविड की दूसरी लहर के दौरान जरूरत से बहुत अधिक ऑक्सीजन की खरीद के लिए झूठे आंकड़े पेश किए।
और अब केजरीवाल अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए पानी के मुद्दे पर भी ऐसा ही कर रहे हैं। दिल्ली के चाणक्यपुरी में पानी की समस्या से परेशान लोगों की तस्वीरें आई। 19 जुलाई से शुरू हो रहे संसद सत्र में कोविड नियमों का पूरे तरीके से पालन होगा। जिन सांसदों ने वैक्सीन की एक भी डोज नहीं ली है उन्हें आरटीपीसीआर टेस्ट कराना होगा। संसद का मानसून सत्र 19 जुलाई से 13 अगस्त तक होगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इसकी जानकारी दी। संसद के मानसून सत्र के दौरान कुल 19 बैठकें होंगी। वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके सांसदों के लिए आरटीपीसीआर टेस्ट अनिवार्य नहीं रखा गया है, जबकि जिन सांसदों ने वैक्सीन की एक भी डोज नहीं ली है उन्हें आरटीपीसीआर टेस्ट करना होगा। सदन में सांसदों के बैठने की व्यवस्था कोविड के नियम के तहत किया गया है। आरटीपीसीआर की सुविधा यहाँ पे हमेशा उपलब्ध रहेगी। उन मान्य सदस्यों से आग्रह करेंगे जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं कराया है। अगर उसके बाद 2 वैक्सीनेशन वाले 1 वैक्सीनेशन वाले आरटीपीसीआर टेस्ट कराना चाहते हैं तो उसकी सुविधा उपलब्ध रहेगी। मानसून सत्र में इस बार विपक्ष सरकार को कई मुद्दों पर घेरने की कोशिश करेगा। कृषि कानून को निरस्त करने की मांग भी एक बार फिर संसद में गूंज सकती है। साथ ही टीकाकरण की धीमी रफ्तार या फिर तीसरी लहर को लेकर तैयारियों को लेकर विपक्ष सरकार को घेर सकता है। वहीं सरकार की कोशिश होगी कि बिना किसी रुकावट के ज्यादा से ज्यादा संसद का कामकाज हो। देश में जून में खुदरा महंगाई दर घटकर 6.26% हो गई। वहीं केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में इसी महीने 3% की वृद्धि हो सकती है। देश में महंगाई के मोर्चे पर राहत भरी खबर आई है। जून में खुदरा महंगाई दर घटकर 6.26% हो गई। मई में खुदरा महंगाई दर 6.30% रही थी। मई में ही इंडस्ट्रियल आउटपुट में 29.27% की तेजी दर्ज की गई थी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए खुदरा महंगाई दर का अनुमान 5.1% रखा है। उसके मुताबिक जून तिमाही में खुदरा महंगाई दर 5.2%, सितंबर तिमाही में ये 5.4%, दिसंबर तिमाही में 4.7% और मार्च तिमाही में इसके 5.3% रहने का अनुमान लगाया गया है। उधर केंद्र लाखों सरकारी कर्मचारियों को इसी महीने बड़ी खुशखबरी देने की तैयारी में है। भारत सरकार सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि कर सकती है। आसान शब्दों में कहें तो सरकारी कर्मचारियों को जुलाई महीने का वेतन डीए में बढ़ोतरी के साथ मिलेगा। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही बड़े डीए को मंजूरी दे सकते हैं। करोड़ों रुपए के पंजाब नेशनल बैंक घोटाले के आरोपी और भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी को डोमिनिका की कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है। मेहुल चौकसी को डोमिनिकन कोर्ट ने मेडिकल आधार पर जमानत दे दी है। इसके साथ ही उसे एंटीगुआ एंड बारबुडा जाने की इजाजत मिल गई है। उसे करीब 2 महीने पहले डोमिनिका में गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद से भारतीय एजेंसियां उसके प्रत्यर्पण की कोशिश कर रही थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक चौकसी के खिलाफ डोमिनिका में अवैध तरीके से दाखिल होने को लेकर जो कानूनी कार्रवाई चल रही थी उसे फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। इसके साथ ही भारत वापस लाने के प्रत्यर्पण की सुनवाई भी फिलहाल टाल दी गई है। चौकसी को इलाज के लिए एंटीगा जाने की इजाजत मिल गई है। 14,500 करोड़ रुपए के पीएनबी घोटाले का आरोपी चौकसी जनवरी 2018 में विदेश भाग गया था। बाद में पता चला कि वह 2017 में ही एंटीगुआ बारबुडा की नागरिकता ले चुका है। मेहुल चौकसी खराब सेहत का हवाला देकर भारत में पेशी पर आने से इनकार कर चुका है। भारत में उसकी कई संपत्तियां भी जब्त की जा चुकी हैं। 24 घंटे के अंदर बिहार के 2 जिलों में करीब 54 लाख रुपए की लूट हो गई है, जिससे बिहार में विधि व्यवस्था का क्या हाल है ये पता लगता है। बिहार में अपराधी बेखौफ हो गए हैं। इसकी बानगी पटना के आलमगंज में दिखी, जब आदिवासी कॉलोनी में दिन दहाड़े 12 लाख रुपए की लूट हो गई। हथियारों से लैस अपराधी निजी कंपनी के दफ्तर में घुसे और स्टाफ को बंधक बनाकर 12 लाख रुपए लूट लिए। इस वारदात के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। उधर औरंगाबाद में पेट्रोल पंप कर्मी को गोली मारकर 42 लाख रुपए लूट लिए। बताया जा रहा है कि 2 बाइक पर सवार 4 अपराधियों ने इस वारदात को अंजाम दिया। पेट्रोल पंप कर्मी पैसे को लेकर निजी कंपनी में जमा करवाने जा रहा था, तभी वारोना के पास सीरीज में अपराधियों ने गाड़ी को रुकवाया। पेट्रोल पंप कर्मी ने जब इसका विरोध किया तो अपराधियों ने उसे गोली मार दी और रुपयों से भरा बैग लेकर फरार हो गए। हम लोग जो है वो बैग को जो है खदेड़ने के बाद जो है बैग को रिकवर करने में हम लोग कामयाब हुए। 24 घंटे के अंदर बिहार के 2 जिलों से करीब 54 लाख रुपए की लूट हो गई। इन दोनों वारदातों ने पुलिस के इकबाल को चुनौती दी है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.